नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी आपसे भूगोल में द्वैतवाद, जिसमें हमने देखा था प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और वर्तमान भूगोल, सैद्धांतिक भूगोल और व्यवहारिक भूगोल आदि पर हमने चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, उससे संबंधित जो पीडीएफ था आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया जा चुका है। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जो कि भूगोल में द्वैतवाद से ही जुड़ा हुआ है, तो हम उसे आगे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा आपका क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक एवं प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी के अंतर संबंध पर, यानी कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर संबंध पाया जाता है, उसमें हम आज देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। भौगोलिक अध्ययन की क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि, जहाँ पे आपको भूगोल शब्द दिया गया है उसे हमने विधि भी कहा है। इसे आप उपागम भी कहते हो, तो इसे भी आप याद रखोगे। यानी कि इसे उपागम भी कहते हैं, विधि भी कहते हैं और सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भौगोलिक अध्ययन की क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है तथा एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, यानी कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक जो विधियां हैं वो एक दूसरे की सहायता करती हैं किसी भी भौगोलिक तत्व की अध्ययन करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकांश भौगोलिक अध्ययनों में दोनों ही विधियां प्रयुक्त होती हैं। भौगोलिक अध्ययन में तथ्यों के सम्मिश्र को कम जटिल समूहों में और अध्ययन क्षेत्र को छोटे छोटे समरूप क्षेत्रों यानी लघु क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। इस प्रकार किसी सुसंगठित भौगोलिक अध्ययन में क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों विधियों के परस्पर संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी अगर हमें किसी भी भौगोलिक तथ्य का अध्ययन करना है तो हमें दोनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम एक बेहतर निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल होता क्या है। यह भौगोलिक अध्ययन की प्राचीन विधा है, यानी कि पुरानी विधा है, जिसमें भूगोल के तत्वों का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल आदि रूपों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। इनका भी अध्ययन कई उपमंडलों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे स्थलमंडल को उपविभाजित कर पर्वत, पठार, मैदान आदि का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना है तो हम किस प्रकार बांटते हैं इसे, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और अगर हमें और डीपली जाना है तो हम फिर इनका भी अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसे हमने वायुमंडल को लिया तो वायुमंडल में हम देखते हैं फिर इनकी परतों को, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल में बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका क्रमबद्ध भूगोल है वह संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई के रूप में देखता है, यानी कि पूरी पृथ्वी का अध्ययन एक साथ किया जाता है। जैसा कि हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में भी आपने देखा होगा कि अगर हम भूकंप की बात भी कर रहे होते हैं तो भूकंप का हम पूरे विश्व के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें फिर हम अलग अलग पेटियों को देखते हैं, जैसे परिप्रशांत मेखला, ठीक है, मध्य अटलांटिक मेखला या अटलांटिक महासागरीय पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी को पूरे विश्व स्तर पर देखते हैं। जैसे प्लेट टेक्टोनिक की बात करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक का संबंध पूरे विश्व से होता है। यानी कि भौतिक क्रमबद्ध भूगोल में पूरी पृथ्वी को एक इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहीं आप याद रखेंगे। इसके बाद है आपका प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। भौगोलिक अध्ययन की इस विशेष पद्धति का विकास 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले कौन सी आई थी, क्रमबद्ध विधि आई थी, जो प्राचीन काल की विधा है। लेकिन प्रादेशिक विधि का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। इसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि की एक रूपता पाई जाती है। इस एक रूपता के आधार पर इन्हें क्षेत्र या प्रदेश की संज्ञा दी जाती है।
ठीक है। प्रदेश को हमने पहले भी देखा है कि मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र है, अगर यहाँ पर जलवायु की विशेषताएं, मिट्टी की विशेषताएं और वनस्पति की विशेषताएं एक जैसी हैं तो इसे हम प्रदेश का नाम दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में जलवायु एक जैसी है तो इसे पार्टिकुलर जलवायु का नाम दे दिया जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा तापमान है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो इसे भूमध्य रेखीय प्रदेश का नाम दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ की जलवायु संबंधी विशेषताएं कैसी हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्षेत्र या प्रदेश की संज्ञा देते हैं। इन प्रदेशों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत इन प्रदेशों का भौगोलिक विश्लेषण भी किया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा हम और देख लेते हैं एक तरीके से। जैसे हमने देखा था कि क्रमबद्ध भूगोल में पूरी पृथ्वी को एक इकाई माना जाता है, ठीक है। ये आपकी एक इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जबकि क्रमबद्ध भूगोल में पूरी पृथ्वी को एक इकाई माना जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में इस संपूर्ण इकाई को कई प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। जैसे ये प्रदेश, एक प्रदेश ये हो गया, दूसरा प्रदेश ये होगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि क्रमबद्ध विधि में जिन बिंदुओं का अध्ययन पूरी पृथ्वी को लेकर के किया जाता है, प्रादेशिक भूगोल में उन्हीं तथ्यों का अध्ययन पूरी पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से विषय हो सकते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, वो भी आप देखेंगे, आगे देखेंगे। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल में अंतर क्या है, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल, इस भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्रदेश के अंतर्गत, यहाँ प्रदेश की बात की जा रही है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे, अब देखते हैं। तो देखा आपने कि प्रादेशिक भूगोल में, इस भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, जबकि क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में इस भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि प्रादेशिक भूगोल में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जा रहा है, लेकिन क्रमबद्ध भूगोल है उसमें विशिष्ट भौगोलिक तत्व का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल यह अध्ययन समाकलित होती है, जबकि क्रमबद्ध भूगोल ये एकाकी रूप में होती है। क्यों? क्योंकि एक ही तत्व का अध्ययन किया जा रहा है, ये एकाकी तत्व है, ठीक है। और जबकि प्रदेश के अंतर्गत सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाकलित है, यानी सभी तत्वों को सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। प्रादेशिक भूगोल ये अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। और जो क्रमबद्ध भूगोल है ये अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। आगे देखते हैं। प्रादेशिक भूगोल ये प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंध को प्रकट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो प्रादेशिक भूगोल है वह भौतिक वातावरण और मानव के बीच संबंध को बताता है, जबकि वहीं क्रमबद्ध भूगोल यह खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करता है। तो ये भी याद रखेंगे आप कि खोज और तथ्यों को कौन सा भूगोल प्रस्तुत करता है, तो क्रमबद्ध भूगोल, ठीक है। इसके बाद जो प्रादेशिक भूगोल है, इस अध्ययन में प्रदेश का सीमांकन सम्मिलित है, जिसे प्रदेशीकरण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई प्रदेश है तो इसकी सीमाओं का निर्धारण जब किया जाता है तो इसे प्रदेशीकरण कहते हैं। जबकि भौतिक भूगोल, इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के तथा उप प्रकार के निश्चित किए जा सकते हैं। यानी कि जलवायु के आधार पर हम पूरी पृथ्वी को यानी एक घटक के रूप में या उसके भी विभिन्न उप प्रकारों को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हेटनर का समर्थन करते हुए हार्टसोन ने क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल के समन्वय को ही भौगोलिक अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि बताया है, ठीक है। किसने? हार्टसोन ने हेटनर का समर्थन किया और भौगोलिक अध्ययन में क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल दोनों को समन्वय को महत्व दिया कि दोनों की विधियों के आधार पर ही हम अध्ययन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उनके अनुसार यानी हार्टसोन के अनुसार क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल में केवल विषयों और प्रदेशों के चुनाव के तरीकों का अंतर है, बस और कुछ नहीं है।
यानी क्रमबद्ध भूगोल ही एक जैसी है, प्रादेशिक भूगोल भी एक जैसी है, लेकिन हम केवल विषयों के चुनाव के तरीकों में अंतर है। ठीक है। एक वृहद प्रदेश के पूर्ण क्रमबद्ध अध्ययन के योग में वे सभी तथ्य और संबंध समाहित होते हैं जो उसके प्रादेशिक भूगोल में अंतर्लिप्त होते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें और आगे बताया गया है क्रमबद्ध भूगोल क्या है, जो हमने ऊपर भी बताया आपको कि क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र को एक पूर्ण इकाई मानकर उसके विभिन्न तथ्यों का यानी विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जैसा हमने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर फिर उसके तथ्यों का या विषयों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। ठीक है। जबकि प्रादेशिक भूगोल में भी लगभग उन्हीं विषयों का अध्ययन किया जाता है, किंतु अंतर यह है कि इसमें उनका अध्ययन विभिन्न उप विभागों यानी उप क्षेत्रों या प्रदेशों के अनुसार अलग अलग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए क्रमबद्ध भूगोल है, तो इसमें संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर प्रादेशिक भूगोल में अलग अलग प्रदेशों में बांटकर पूरी पृथ्वी को इन्हीं विषयों का अध्ययन अलग अलग प्रदेशों में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के अंतर संबंध को नीचे दिए गए चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस चार्ट में विश्व के प्रादेशिक भूगोल को दिखाया गया है। ठीक है। यानी कि क्रमबद्ध भूगोल में पूरी पृथ्वी को इकाई मानकर किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, उसके अलावा पूरी पृथ्वी को अलग अलग प्रदेशों में बांटकर, जैसे एशिया प्रदेश हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हमने प्रदेशों या उप क्षेत्रों में बांट दिया। तो हम किन विषयों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें एशिया का ही अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम स्थिति और विस्तार देखेंगे, फिर उसकी संरचना देखेंगे यानी कि किस प्रकार की चट्टानों से बना है वो, उच्चावच देखेंगे कि पर्वत पठार मैदान कैसे हैं, अपवाह देखेंगे यानी कि यहाँ पे नदियाँ कैसी प्रवाहित हो रही हैं, वहाँ की जलवायु देखेंगे अर्थात तापमान और वर्षा को देखेंगे, मिट्टी और खनिज तत्व को देखेंगे। ठीक है। मिट्टी और खनिज तत्व को देखने के बाद प्राकृतिक वनस्पति को देखेंगे, जीव जंतु को देखेंगे, कृषि है, उद्योग धंधे है, व्यापार है, परिवहन है, जनसंख्या है और अधिवास है। यानी कि इतने सारे तथ्यों का ही हम यानी इतने सारे विषयों का अध्ययन ही हम किसी पूरे विश्व के अंतर्गत भी ऐसे ही करेंगे और किसी प्रदेश में भी अध्ययन करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें संपूर्ण पृथ्वी पर अगर अध्ययन करना है तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के यानी इन्हीं विषयों को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। अगर हम इसे प्रदेश में बांट दें, मान लो एशिया है, फिर यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में बांट दें, तो हम पार्टिकुलर एक प्रदेश को लेकर के भी इन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। ये हमारी एक प्रादेशिक विधि है और क्रमबद्ध भूगोल विधि है, क्रमबद्ध विधि है। ठीक है। आगे देखते हैं। उपर्युक्त चार्ट में विश्व के क्रमबद्ध भूगोल और विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन विधि को दिखाया गया है। ठीक है। विश्व के क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत विश्व की स्थिति एवं विस्तार से आरंभ करके उसकी संरचना, उच्चावच, अपवाह, जलवायु, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या, अधिवास का क्रमशः अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एक एक करके क्रमशः अध्ययन किया जाता है। जबकि विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत पहले विश्व को समान विशेषताओं वाले प्रदेशों या जैसे कि हमने इस चार्ट में महाद्वीपों में बांटा। ठीक है। विशेषताओं वाले प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और तदंतर एक एक प्रदेश यानी महाद्वीपों के विभिन्न भौगोलिक तत्वों यानी प्रकरण, जो आपको ऊपर प्रकरण दिखाए गए हैं चार्ट में, उन्हीं प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि इसमें प्रकरणों यानी उपादानों यानी विषयों का वर्णन क्रमिक रूप में होना आवश्यक नहीं माना जाता और उनके महत्व के अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन करेंगे तो हम क्रमशः अध्ययन ही करेंगे, जैसा ऊपर भी हमने चार्ट में बताया है। ठीक है। यानी क्रमबद्ध भूगोल में जिस क्रम में ये आपके टॉपिक लिखे हुए हैं कि जैसे पहले स्थिति और विस्तार, फिर संरचना, फिर उच्चावच, अपवाह, जलवायु, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या और अधिवास, इसी क्रम से अध्ययन करेंगे यानी ऊपर से नीचे की तरफ।
लेकिन प्रादेशिक भूगोल में ऐसा कोई निश्चित नहीं है, हम अपनी सुविधा के अनुसार उसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार सभी उपक्षेत्रों का भौगोलिक अध्ययन पूरा हो जाने पर संपूर्ण विश्व का अध्ययन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि क्रमबद्ध भूगोल में तो हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन ही करेंगे, लेकिन प्रादेशिक भूगोल में अलग अलग क्षेत्रों का यानी प्रदेशों में बांट कर अध्ययन करेंगे, और जब पूरे प्रदेशों का अध्ययन हम कर लेंगे तब भी हमारी पूरी पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि प्रत्येक उपक्षेत्र में उन सभी भौगोलिक उपादानों यानी कि टॉपिक्स का अध्ययन अलग अलग किया जाता है, तो सभी उपक्षेत्र यानी प्रदेशों के अध्ययन संपन्न हो जाने के पश्चात संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन पूर्ण हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल एक दूसरे से भिन्न या प्रतियोगी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक और परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन क्रमबद्ध विधि से किया जाएगा, और अगर हम प्रदेशों में बांट करके अध्ययन करेंगे तब भी पूरी पृथ्वी का ही अध्ययन हो जाएगा। इसलिए ये एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के अंतर संबंध और अंतर निर्भरता को देखते हुए भूगोल को दो विभागों में विभक्त करना उचित नहीं है। ठीक है, लेखराज सिंह 1972 में अपने शब्दों में इसे परिभाषित करते हुए इसके अंतर संबंध को बताते हैं कि अध्ययन क्षेत्र का जो भी विस्तार हो, हम दृश्य घटनाओं के असंगत जटिल समाकलन का विश्लेषण करते हैं, जिसमें अत्यंत जटिल क्षेत्रीय विभेदशीलता होती है। इस दोहरी जटिलता को सुविधानुसार अध्ययन करने के लिए भूगोल में यह वांछनीय है कि विश्लेषण की दोनों विधियों को यथा आवश्यकता विभिन्न अंशों में प्रयोग किया जाए। जितना अधिक महत्व वर्गीकृत यानी क्रमबद्ध विधि को दिया जाता है, उतना ही कम प्रादेशिक विधि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। क्रमबद्ध अध्ययन में जितनी अधिक जटिलता होती है, उसके सूक्ष्म स्तर के लिए प्रादेशिक विधि उतनी ही अधिक आवश्यक होती है। यानी कि देखो, दोनों के महत्व को बता दिया कि क्रमबद्ध अध्ययन में हम जितना जटिल अध्ययन करना चाहेंगे, उतना ही हमें सूक्ष्म स्तर के लिए प्रादेशिक विधि को अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधियाँ एक दूसरे की विरोधी न होकर के एक दूसरे की पूरक होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भौगोलिक अध्ययन को दो वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में अटूट निरंतरता होती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर वर्गीकृत अध्ययन तथा समाकलन के उच्चतर स्तर पर प्रादेशिक अध्ययन यथा आवश्यकता बल दिया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि क्रमबद्ध विधि नींव है, तो प्रादेशिक विधि इस नींव में खड़ी इमारत है। यानी कि प्रादेशिक आपकी जो क्रमबद्ध विधि है वो आधार प्रस्तुत करती है, तो प्रादेशिक विधि उस पर नींव खड़ी करती है अपनी, यानी इमारत खड़ी करती है। ठीक है, इसलिए क्रमबद्ध विधि नींव का निर्माण करती है, तो प्रादेशिक विधि एक इमारत का निर्माण करती है। इसलिए दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, ना कि विरोधी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि में दोनों में अंतर संबंध किस प्रकार पाया जा रहा है। तो ठीक है, तो आपने देखा कि ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, जब बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित जो PDF है, मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद मित्रों।